हेलो एवरीवन, दैट्स ए शुभम ग्रोवर। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं गाइस आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर। एक बार बताइएगा ज़रूर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार ज़रूर बताइएगा। चलें भाई। हाँ जी, आ गए भाई? चलो आ जाइएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्सेल से जुड़े हैं, ठीक है? किससे? एक्सेल के क्वेश्चन हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलें स्टार्ट करें क्लास को। ओके, सो हम सभी जान रहे थे क्या है मैम, ये हमारे पास एक सेल होता है ना? क्या होता है? ये सेल होता है। और सेल बना किसका होता है? रो और कॉलम्स का बना होता है। यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बनता है हमारे पास? कॉलम जो है वह सेल जो है वह बनता है भाई। ठीक है, हमने जाना था कि अगर हम न्यूमरिक डेटा लिखेंगे तो वो राइट की तरफ अलाइंड होगा, और अगर हम अल्फ़ाबेट वाला डेटा लिखेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड होगा। ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। पहला सवाल गाइज आप सभी की स्क्रीन पर, MS एक्सेल इज MS एक्सेल क्या है? जैसे कि हमने जाना कि ये क्या है, एक शीट है ना गाइज? क्या है ये? एक आप लोगों की शीट कहलाती है। शीट क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो बोलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये बात कर रहा है DBMS की। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा एक्सेल के अंदर कुछ भी। फिर बोलता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्कबुक सॉफ्टवेयर है, या फिर आप लोगों का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कौन सा ये सॉफ्टवेयर? देखिए, अगर हम लगाएं आंसर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो प्रेजेंट करने के लिए हम पावर पॉइंट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पावर पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है ना गाइस? एक मिनट, ऑडियो ठीक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्कबुक नहीं, इसने सिंपल पूछा है MS एक्सेल। वर्कबुक सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये आप लोगों का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, बनाया तो इसी के लिए गया था। अच्छा, इसी के बाद MS, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की बात करें, 19 फाइल हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, मैंने क्या बताया था? 2003 के बाद जितने भी MS ऑफिस के आपके क्या आए हैं? वर्जन्स आए हैं। MS ऑफिस के जितने भी आपके पास वर्जन्स आए हैं, वो वर्जन्स कैसे काम कर रहे हैं? उनके पीछे का जो एक्सटेंशन होता है, वही डिफाइन करता है कि फाइल जो है वह कौन सी है ना? जब मैंने आपको MS ऑफिस स्टार्ट करवाया था, तो मैंने ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आपको docx दिखाई देगा .docx, तो आप बोलोगे ये वर्ड की फाइल है ना? और अगर आपको केवल doc दिखाई देगा, तो आप बोलना ये भी वर्ड की ही फाइल है, ये भी वर्ड की ही फाइल है। बट ये आपके पास ओल्ड वर्जन है 2003 तक का। 2003 के बाद आया 2007, तो 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए, उनके नाम के पीछे X जरूर लग चुका है भाई। अच्छा, अगर हम समझे .xlsx, देखो एक्सेल नाम से कभी ऐसा कुछ आता नहीं, 1 2 3 नाम से भी नहीं आता। ठीक है, क्या आता है? ये दोनों ही सही है, बट ये बात कर रहा है 2019 की। तो मैंने क्या बताया? अगर हम एक्सेल करेंगे, एक्सेल की फाइल को पहचानेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे नाम की ही फाइल है शुभम, ठीक है, .xlsx मुझे शो होगा जब मैं बात करूंगी कि प्रेजेंटेशन की फाइल, एक्सेल की फाइल मेरे पास है जी। अच्छा, X 2000
7 से सभी वर्जन्स के अंदर टिल नाउ हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये अगर फाइल होती ऐसी, ठीक है, ये फाइल होती तो ये भी एक्सेल की फाइल है, बट ये ओल्ड वर्जन की है, ओल्ड वर्जन ऑफ व्हाट, ऑफ आपका एक्सेल। अब नई जो है वो कौन सी बनेगी, नई जो है वो आप लोगों की ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, मार्क्ड आंसर बन जाएगा। इसी के बाद अगर हम बात करें आप सभी से अगले सवाल की, कहते हैं एमएस ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ अ कॉलम लिमिट ऑफ, भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक रो, दूसरे बताए थे कॉलम्स, यही बताए थे। अब इसने आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे रेंज पूछ ली है, रेंज बता दीजिए कि कितनी होगी। मैंने आपको बताया था 16,384 आपके पास क्या होंगी मैम, कॉलम्स हो जाती है। इसी के पीछे रो का भी क्वेश्चन लगाया है मैंने, है ना। मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रो को हम और किस नाम से जानते हैं, और क्या नाम है रो का, एट्रीब्यूट कहते हैं या फिर हम इसे टपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा। MS Excel 2019 हैज़ अ रो लिमिट ऑफ, अब रो लिमिट पूछ रहा है, अब उसने पहले कॉलम पूछ दी, अब पूछ रहा है आपसे रो लिमिट। तो रो लिमिट कितनी थी मैम आप लोगों की, 1,48,576। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ओके है। तो राइट आंसर ए आप लोगों का बिल्कुल सही मार्क हो जाता है यहाँ पर। ओके, अगला सवाल बात करता है कि इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट वैल्यू ऑफ अ फॉर्मूला दिस। भाई देखो आपको क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है इसको, आप कैलकुलेशन करते ही हो। ठीक है, तो 7 - 3 मल्टीप्लाई में 1 + 6 डिवाइड में 4, आपको ये करना है। इसमें से अगर हम देखें 4 × 7/4, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 7 आंसर आएगा। 7 यहाँ पर है, जी हाँ बिल्कुल है। ये नॉर्मली सॉल्व करने का क्वेश्चन था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नॉर्मली से सॉल्व करना था जैसे आप लोग सॉल्व अपने मैथ्स के कैलकुलेशंस को करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को, ओके है। अच्छा, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या होते हैं गाइस सब, ये कैलकुलेशंस है, फॉर्मूला है, फंक्शन है, रिलेटिव एड्रेस है, क्या है मैम। कैलकुलेशंस तो परफॉर्म करने के लिए पूरा एक्सेल बनाया गया है, परफॉर्म क्या करने के लिए, सारी की सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए ही क्या बनाया गया मैम, एक्सेल शीट जो है वह बनाई गई है ना। हम ये बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक, इसके बाद आपको क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है फॉर्मूला। फॉर्मूला मैम ये फॉर्मूला नहीं होता जो हम लोग इक्वल टू लगा के सम लिखते हैं, इक्वल टू लगा के एवरेज लिखते हैं, इक्वल टू लगा के हम मिनिमम फंक्शन, इक्वल टू लगा के हम मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। तो ये सब हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं, ना कि फॉर्मूलाज। बहुत बढ़िया आयुष, क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों के फंक्शंस कहलाते हैं, ना कि फॉर्मूला। ओके, अच्छा अगला, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सेल्स आर लेबल्ड एज। भाई देखो आप बताओगे कि अगर एक सेल को आपने लेबल करना है, ठीक है, एक सेल को आपने लेबल करना है, तो आप उसे कैसे बताओगे, बताओ जरा आप। यहाँ पे क्या लिखा होता है 1 2 3, है ना। यहाँ पे क्या लिखा होता है आपका यहाँ पे क्या लिखा होता है आपका ABC। अब इसको आप मुझे बताओ कैसे आप सेल के एड्रेस को दोगे, सेल का एड्रेस कैसे डिफाइन करोगे, 1 2 3 से कर दोगे, ABC से कर दोगे, A1 B1 C1, या फिर रोमन नंबर 1 2 3 से करोगे, बताइए, लगाइएगा इस आंसर, क्या इसका आंसर लगेगा, मार्क कीजिए। बताइए क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब क्या इसका एड्रेस बनेगा, सभी को बताना। देखो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट अगर करवा रही हूँ
तो प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस ही होनी चाहिए, समझ पा रहे हो ना। अगर नहीं पढ़ना तो फिर फायदा तो है ही नहीं, है ना जी। चलिए बताइए, मैंने क्या बताया था, हम उल्टा एल बनाएंगे हमेशा एड्रेस लेने के लिए, उल्टा एल बनाएंगे हमेशा एड्रेस लेने के लिए, बताया था गाइस। अगर ध्यान हो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ मैंने समझाई है। तो हम जो सेल का एड्रेस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मुझे इस वाले सेल का एड्रेस मार्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखूंगी ये बी है, तो मैं लिखूंगी आप लोगों का बी, ठीक है। रो में आई, अब कॉलम की तरफ जाऊंगी तो क्या लिखूंगी 2, इसका एड्रेस है B2, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस वाले सेल का एड्रेस बताना है, किसका भाई, इस वाले सेल का एड्रेस बताना है, तो मैं देखूंगी C और 4, तो इसका एड्रेस क्या है C4। तो हमेशा लेबल्ड कैसे होगा, A1 B1 C1। अगर आपको एग्जामिनर इसके साथ देता है ऐसे, क्योंकि पिछली बार ये सवाल दिया है तो आप गलत लगा दोगे, ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका है करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया क्या है, आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फ्लोर फंक्शन। देखो, अगर हम फ्लोर देखेंगे, इस फ्लोर क्या होता है, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं डाउन की, नीचे की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। फ्लोर फंक्शन मैंने आपको करवाया नहीं, मैंने बोला जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम क्वेश्चंस के अंदर ही सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसा होता है फ्लोर फंक्शन, ऐसे लिखाएगा, क्या है 14/4। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए, सवाल ये है, सवाल बहुत आसान है। कई फ्लोर क्या होता है, डाउन, नीचे की बात कर रहा है ना। अच्छा, अब हमें 4 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो 14 से छोटा हो, बड़ा नहीं देखेंगे, बड़ा नहीं देखेंगे, हम छोटा देखेंगे या तो इक्वल देखेंगे। तो मुझे पता है 4 × 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12, 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16। फ्लोर है, नीचे वाली वैल्यू देखेंगे, कम वाली वैल्यू देखेंगे हम हमेशा, ठीक है। कम वाली वैल्यू में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मैम, ये 14, 16 बड़ा और 12 छोटा, तो हमें छोटी वैल्यू देखनी है। इसका आंसर क्या मार्क करेंगे हम लोग, 12 मार्क करेंगे। समझ आया। एक और सवाल करवाती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको दे देगा फ्लोर 18 और दे देगा 4। अब आपको क्या करना है, आपको देखनी है नीचे वाली वैल्यू, या तो बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो हमें क्या करनी है, नीचे वाली वैल्यू यानी कि फ्लोर कम वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो हम यहाँ पे कहाँ है, 4 4 द 16, 4 5 द अगर हम करेंगे तो क्या होगा 20। तो ऊपर वाली वैल्यू 18 से बढ़ रही है, हमें क्या देखनी, नीचे हम देखेंगे 4 4 द 16 होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4, जैसे कि 4 × 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 × 2। आपको ये करके नहीं दिखाना है, ये मैं आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बीच में हमारे पास 18 डिजिट आ रही है, हमने बात करी है फ्लोर की, तो फ्लोर हमें क्या करना है, कम वैल्यू की तरफ जाना है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे ही सीलिंग होता है, सीलिंग में क्या होता है, सीलिंग में हमें ऊपर वाली वैल्यू को देखना होता है, ठीक है। क्लियर है, बताओ, बताया जाएगा इस, क्लियर है। अगर ये सीलिंग लिखा हुआ आता तो आप क्या करते, यही डिजिट लिखा आता 18 और 4, तो आप बड़ी वैल्यू की तरफ जाते, तब आप आंसर लगाते 20।
18 से ये वैल्यू बताएगी किसका मल्टीपल देखना है, ये देखेंगे कहाँ तक जाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? The cell range of a cell is C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D5, E2, E3, E4, E5। अब आपकी रेंज आप बताओ कैसे बनेगी। देखो क्या क्या अल्फाबेट है, सी डी ई है। ठीक है, हमें क्या क्या भरना है, हमें देखनी है लोकेशंस कौन कौन सी। C2 ये वाला स्पेस, यहाँ से लेकर C5 तक, C2, C3, C4, C5 यहाँ तक फिल है। ठीक है, दूसरी बोल रहा है D2 से, D2 से लेकर D5। ठीक है, अगली बोल रहा है आप लोगों से E2 से E5। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको सेल देखना है, शुरू कहाँ से हो रहा है, C2 से शुरू हो रहा है और अंत लगातार कहाँ तक हो रहा है मैम, E5 तक। तो सोचो E6 क्या करोगे, E6 का तो कोई काम है ही नहीं। बोल रहा है C2 से C5 की रेंज है, ये लो आंसर आपको यही मिल गया, बी पर ही मिल गया। यहीं पर आंसर आपको बताओ कि नहीं मिला, यस और नो, क्लियर है गाइस, क्लियर है? बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ अ कॉलम डी रो 9। देखिए अब तो आप खुद से ही बता दोगे, क्या बोल रहा है, कॉलम डी रो 9, ये तो बहुत लंबा जाएगा। एक मिनट और रुकना, ये छोटा करना पड़ेगा इसको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हमें क्या देखनी है, हमें रो 9 देखनी है। ठीक है, ये वाले डी, पहले बोला उसने डी, फिर उसने बोला 9, तो हमें क्या बनेगा, D9। लो आंसर, समझ आया? सिंपल उसने एड्रेस बोला था, ये मैंने आपको एक्सपैंड करके बताया, अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं तो, बाकी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, चलूँ आगे। What happened when a cell is selected in MS Excel and type B55? भाई देखो क्या बोल रहा है कि एक सेल हमने सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेल सिलेक्ट करा है और इसमें लिखा B55, राइट? तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना गाइस, तो क्या होगा,
द सिलेक्टेड सेल शो B24। अब वो जो सिलेक्टेड सेल है जिसमें मैंने काम करा ये B24 शो करेगा। क्यों शो करेगा B24? को शो करेगा। मैं यहाँ भी तो लिख सकती थी, कोई मैंने बी का कॉलम थोड़ी ना उठाया पर्टिकुलर। अगर देखो वैसे तो बी आ गया मेरे पास, ठीक है, कोइंसिडेंटली मैंने इस सेल में लिख दिया B55, तो मैं तो रो ए में चल रही हूँ ना, ये वाली। ए भगवान, यहाँ लिखूंगी यार, यहाँ नहीं लिखूंगी। ठीक है, अब सोचो मैंने कहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया, इस सेल को इकट्ठा करा लिया और मैंने यहाँ लिख दिया B55। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये B24 आंसर देगा। क्यों देगा? मैंने तो कोई भी सेल के अंदर लिखा, डी वाले सेक्शन में जाके मैं लिख रही हूँ इसको, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल भी एड्रेस नहीं देगा इसका। द सिलेक्टेड सेल विल शो एन एरर। कुछ भी मैं सेल के अंदर डालूंगी तो एरर शो होगा। जब फॉर्मूला फंक्शन गलत डालूंगी तो ही तो एरर दिखाई देगा, ये भी गलत है। द सिलेक्टेड सेल विल शो द वैल्यू ऑफ द कंटेनिंग द सेल ऑफ D55। हाँ, ये सही है। कह रहा है कि ये क्या करेगा, जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है सेल वो शो करेगा वैल्यू कंटेनिंग B55 सेल, यानी कि वही वैल्यू को ये शो करेगा। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है? द सेल या फिर द सिलेक्टेड सेल विल बी ब्लैंक। ब्लैंक क्यों होगा? लिखा तो है मैंने उसके अंदर, है ना? ठीक, चलो अगला। ये क्या कहता है? फॉर्मूला इफ B5 इज ग्रेटर देन 100 देन A और A प्लस। आप ये समझ लो ये ट्रू वैल्यू है और ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, इफ वाला फॉर्मूला आपको बता रहा है, इन अ सेल C5 एंड B5 इंसर्ट अ डिफरेंट टाइम 95, 147, 100 एंड देन C5 वुड बी हैव द फॉलोइंग। आपको बस B की जगहों पर ये वैल्यूज को पुट करना है और देखना है कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। देखो, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, इफ B5 इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, यही बोला मुझसे। B की वैल्यू मैं इंसर्ट करने चलती हूँ, तो B पर जब मैं वैल्यू को डालूंगी, पहली वैल्यू 95 इज ग्रेटर देन 100, पहला क्या आना चाहिए? फॉल्स। फॉल्स पे मैंने A स्टार ले लिया है, तो A स्टार यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस ऑप्शन को काट देती हूँ। पहला मेरे पास आया A स्टार, दूसरा क्या आया? 147 इज ग्रेटर देन 100, ये तो ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? A लिखूंगी, है ना? तो मेरे पास कहीं A आ रहा है, हाँ ये रहा A, ये भी रहा A, ठीक है, इस वाले ऑप्शन को काट देती हूँ। थर्ड वैल्यू बोलिए 100 लिख दो। 100 इज ग्रेटर देन 100 हो सकता है क्या कभी? 100 इज इक्वल्स टू 100 बोलता तो बात आती, A फॉल्स लिखूंगी। ये मेरे पास सेटिस्फाई कर गई है, ये फुलफिल हो गई है कंडीशन। राइट आंसर मेरे पास B बनेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा मेरे पास? B जो है वह बन जाएगा। बहुत आसान सवाल था, इसने बस B5 की वैल्यूज को बताया कि इंसर्ट करते चलो और बताते चलो, और आंसर कहाँ आएगा? आंसर जो भी सेल के अंदर नेक्स्ट सेल में आता है वहाँ पे आपको शो करेगा। डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट। डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मिलता है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें जो अपने आप सेट होके मिलता है, पहले आपको क्या मिलता है मैम? पहले आपको डेट मिलती है, डेट के बाद आपको ईयर मिलता है, ईयर के बाद आप लोगों को क्या मिलता है भाई? अगर हम बात करें मंथ और मंथ के बाद ईयर। तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमें DD MM YY, यानी कि D फॉर डेट, M फॉर मंथ, Y फॉर ईयर देखने के लिए मिलता है। हम इसे अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं, जो हमें पहले लिखना हो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं भाई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप लोग क्या लिखते हैं भाई, बताएंगे? बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट है वो क्या होता है? डेट फॉर्मेट पूछ रहा है ना, बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट। डेट, मंथ और ईयर। बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्सेल में डेट, मंथ और ईयर देखने के लिए मिलता है। राइट आंसर हमारे पास A हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ए बिल्कुल सही है। अच्छा, इन एक्सेल 2007 द होल कॉलम इज सिलेक्टेड बाय, पूरे के पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या ऑप्शन मार्क करोगे जो आपका सही बनेगा। ठीक है, क्या ऑप्शन आप चुनोगे जो आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सही दिखेगा आपके थॉट से, बताइए जरा, बताइए गाइस। आंसर सब दें भाई, आंसर सब देने का प्रयास करें। ठीक है, देखो जब हमें कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ वाली बात हो रही है। ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा देना, आपका काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस कर दीजिएगा, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कह रहा है इन MS Excel डैश आर द नंबर फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड एंड डैश आर द नंबर फ्रॉम A। भाई 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम ABCD देखते हैं तो हमें पता है ये क्या है, कॉलम्स है, और अगर हम 1 2 3 देखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास रो हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा, तो पहला अगर हम बात करें और लिखेंगे हम कैसे इसको, A1 लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, A1 लिखेंगे। तो कॉलम जो है वो आप लोगों के अल्फ़ाबेट कंटेन करेंगे और रो जो है वो आप लोगों का क्या कंटेन करेगी, लैंडस्केप। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, जिस हिसाब से इसने पूछा है, जिस हिसाब से इसने 1 को पहले पूछा है ना, 1 को इसने पहले पूछा है, तो हमारे पास क्या आ रही है, रो आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, कॉलम आ रहा है। हमें जिस प्रकार से इसने पूछा हम उसी प्रकार से बताएंगे। अपनी दिमाग यहाँ पे अगर हम लगाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हम ये वाले आंसर को मार्क कर देंगे, बट ये वाला आंसर गलत हो जाएगा और ये जो आप लोगों का डी ऑप्शन बनता है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क होएगा। ठीक है, चलो, when you open a Excel workbook 2013 how many sheets are there by default at a time of the opening, guys बताओ फटाफट बताओ। अब जब आप MS Excel ओपन करते हैं, मैंने आपको 2007 के बाद बताया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदली हैं। ठीक है, तो 2007 के बाद डायरेक्ट 2010 आया और उसके अंदर आपके पास शीट का जो नंबर मिलता है जब आपके पास MS Excel खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे शीट नंबर लिखा होता है। तो बाय डिफॉल्ट अब हमें एक ही शीट मिलती है ना, एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, एक ही शीट जो है वो मिलती है, 1 ओनली। 2007 के बाद 2010 आया और जब से लेकर अब बोलोगे मैम मैक्सिमम शीट कितनी है, तो मैक्सिमम डिपेंड ऑन द मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करेगी। ठीक है, क्लियर है, ओके जी, ठीक, चलो चलें आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है इन MS Excel 2016 इक्वल टू एवरेज इज इक्वल्स टू व्हाट। भाई इसका एवरेज निकाल के बताना गाइस क्या आएगा। अगर मैं सिंपल निकालना चाहूँ तो इस प्रकार निकालूंगी, 30 आएगा। आप कैसे निकालोगे, सॉल्व करके, अगर आपको लगता है गलत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 जमा 20 जमा 30 जमा 40 जमा 50 जमा जितनी भी वैल्यूज़ है, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। 90 में अगर मैं छोड़ूंगी 120, 120 के बाद 150, 140, 150, 150 बाय 5 है ना, क्या आ जाएगा 30। 30 मेरे पास आंसर आएगा और 30 ही मैंने मार्क करा है ऑलरेडी, है ना। 30 तो मार्क करा और तो कुछ मार्क नहीं करा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। अच्छा, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज इन एंटरिंग द डेटा इन अ सेल इन MS Excel। भाई आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर अ डेटा इन अ सेल इन MS Excel। MS Excel में आप
कौन सा मेथड इस्तेमाल नहीं करोगे एक्सेल में डेटा को एंटर करवाने के लिए? प्रेसिंग एरो की, प्रेसिंग द टैब की, प्रेसिंग द एस्केप की, क्लिक द एंटर बटन टू द फॉर्मूला बार। क्या इसमें आप यूज नहीं करोगे ये बताओ, बताएंगे? देखिए एस्केप मोस्टली आप लोगों की जो प्रोग्राम है उसको क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल में ले लेते हैं, ठीक है। जो करंट विंडो है आप ऑल्ट के साथ एस्केप या फिर आप नॉर्मल ही एस्केप प्रेस करोगे या फिर ऑल्ट F4 प्रेस करोगे तो ये बंद करने का, करंट शीट को और करंट प्रोग्राम को बंद करने की बात करता है। ठीक है जी, क्लियर है? राइट आंसर आप लोगों का बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड MS एक्सेल 2007 फॉर्मूला? 2007 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही नहीं बैठता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, बताइएगा। क्या सही नहीं बैठता है? फाइंड आउट करें। देखिए सम प्रोडक्ट ठीक है, सम इफ ठीक है, सम ठीक है, ऐड सम ऐड गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं बैठता। देखो क्यों, रीजन क्या है? सम के साथ आप प्रोडक्ट कर सकते हो, है ना। सम मतलब क्या होता है मैम? सम मतलब होता है आपका जमा करना। सम मीन्स जो हम समझ रहे हैं वो क्या, जमा करना। और जमा करने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐड, है ना। तो आप कैसे कह सकते हो ये इसका बन जाएगा सम इफ, हाँ प्लस करके कोई इफ की कंडीशन लगानी चाहिए नॉर्मल सम की। तो हम लगाते कैसे? इक्वल टू सम और फिर रेंज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल A1 से लेकर A5 तक की मैंने रेंज दी है, ये ठीक है। ये गलत है, सम और ऐड। ऐड और सम का मतलब ही क्या है? जोड़ना है। और ऐड नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ऐड नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है आपकी, ठीक है। चलो अगला, MS Excel dash text function is useful for combining values from different cell into a single cell। भाई देखो मैंने क्या बताया था, जैसे टेक्स्ट 1 लिखा है, ठीक है, फिर टेक्स्ट 2 लिखा है दूसरे सेल में, ठीक है, और फिर टेक्स्ट 3 लिखा है। इनका डेटा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4। अब वो बोल रहा है कि एक साथ लिख दो, है ना, कंबाइनिंग द वैल्यू फ्रॉम द डिफरेंट सेल इनटू अ सिंगल सेल। तो ये कहलाता है कॉनकैटिनेट। क्या कहलाता है? कॉनकैटिनेट। मैं फंक्शन लगाऊंगी भाई कॉनकैटिनेट का, ठीक है। और इससे क्या होंगी? सभी के सभी वैल्यू टेक्स्ट 1 विदाउट स्पेस, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 सब ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका कॉनकैटिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? कॉनकैटिनेट बन जाता है जी, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ द मर्ज एंड सेंटर फीचर इन MS Excel? भाई मर्ज एंड सेंटर, मर्ज मतलब जोड़ना, सेंटर मतलब सेंटर में अलाइन करना, है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ मर्ज एंड सेंटर फीचर इन MS Excel? अगर आप मर्ज करके सेंटर में डाल रहे हैं, मर्ज और सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? इफ एडिट न्यूमेरिक वैल्यूज फ्रॉम 2 सेल, it joins 2 word from the one cell, it combines the 2 value into a one cell, या फिर it calculate the total range of the cell। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए जब हम मर्ज कर रहे हैं यानी कि 2 सेल्स को हम एक में बना रहे हैं, इसको और इसको, है ना, इसको और इसको हम
ओके। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि ये दो सेल्स जो है ना ये एक में बन जाए, मर्ज तो इसका यही है। तो क्या बोल रहा है, इट कंबाइंस द टू सेल इनटू वन सेल। राइट आंसर मेरे पास सी है ना। दो सेल्स को मैंने आपस में जोड़ भी तो दिया है, उनका डेटा भी तो मेरे पास एक ही सेल में आ गया है, तो राइट आंसर मेरे पास सी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है जी, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करंट रो। भाई क्या इस्तेमाल करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव अ एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो। फटाफट बताएंगे। पेज अप को यूज करोगे, पेज कंट्रोल प्लस होम को, कंट्रोल प्लस डाउन को, या फिर होम बार को आप लोग इस्तेमाल जो है वह यहाँ पर कर लेते हो। बताइएगा किसका इस्तेमाल करा जाएगा आपके द्वारा। देखिए मैंने आपको किस में बताया था, वर्ड के अंदर बताया था। होम की का इस्तेमाल हम कब करते हैं, होम की का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम क्या कर रहे हो, कहीं भी हों, है ना, कहीं भी हों। और कहीं भी हों तो हमें सबसे टॉप पर जाना है, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल हम, और हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ आना है। तो हम क्या करेंगे, होम की प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी सेम ही काम होगा, होम की को प्रेस करना काम बन जाएगा। ठीक है, होम की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे काम बन जाएगा। डैश कंसिस्ट ऑफ अ सेट्स ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन अ एक्सेल। भाई डैश कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रो एंड अ कॉलम इन अ एक्सेल। टेम्पलेट, वर्कशीट, वर्क पेज या फिर सेल। कंसिस्ट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। रो और कॉलम कौन कंसिस्ट करता है गाइस, एक साथ। इंटरसेक्शन भी हम इसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये जो सेल बना रहा है ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, जहाँ पर आप लोगों का सेल का निर्माण होगा। तो इसको हम सेल बोलेंगे। बायोलॉजी वाला सेल तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ इसको हम कंप्यूटर वाला सेल जो है वो ज़रूर कह देंगे। अच्छा, इसी के साथ ये तो हमारे पास बन गया सेल। बट अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ रो, सेल एंड रो इन अ एक्सेल। एक्सेल की बात करेगा। अगर इंटरसेक्शन लिखता, ठीक है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन वर्ड लिखता तो हम सेल बोल देते, अदरवाइज हम इसको वर्कशीट बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वर्ड लिखता इंटरसेक्शन, यहाँ पे वर्ड लिखता इंटरसेक्शन, तो हम जाते सेल की तरफ। और अगर हमें बोल रहा है कि कॉलम और रो को सेल में कंटेन कर रहा है तो वो वर्कशीट कहलाएगा। फिर ऑप्शन बी हमारे पास आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है फिर हमारे पास बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू एंटर अ फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में जब आपको फॉर्मूला एंटर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आपको करना है भाई क्या, आपको निकालनी मैक्सिमम वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे गाइस, क्या क्या फॉर्मूला पुट करोगे आप बताएंगे, क्या आप पुट करोगे ऐसा जिसकी वजह से आप इसे फाइंड आउट करोगे। डॉलर, हैशटैग पुट करोगे, या फिर आप पुट करोगे भाई क्या प्लस या फिर इक्वल टू। क्या आप ऐसा पुट करोगे जिससे आपका फंक्शन जो है वो फुल्ली बन जाए। देखो हम पीछे से भी लगाते आ रहे थे, हमें चाहिए अगर सम करवाना है तो हम सम के आगे इक्वल टू हमेशा मार्क करेंगे जब हमारा फंक्शन बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ रेंज डाल दी A1 से लेकर E5 तक की। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है भाई क्या भाई, हमें फाइंड आउट करना है फ्लोर वैल्यू। हमें फाइंड आउट करनी है भाई आपकी, क्या बोल सकते हैं, तो इससे मैं क्या समझ पा रही हूँ,
मैं हर जगह इक्वल टू का ही साइन इस्तेमाल कर रही हूँ, हर जगह इक्वल टू ही मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है जी, डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हमें इक्वल टू लगाना अनिवार्य है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा भाई। ठीक है जी, भाई इसके पीछे आंसर्स लगे हुए हैं, बोलो तो करवा दूं। चलो ठीक है गाइस, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया गाइस? एक मिनट रुकना, और आपको कुछ करवाना हो तो मैं एक बार देखने दो मुझे, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें और मुझे एक फ़ाइल मिल जाती है तो मैं उससे भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ करवा देती हूँ, ताकि आपका टाइम सेव हो। हालांकि आप तो क्लास के अंदर आते नहीं हैं। ठीक है गाइस, चलो कोई बात नहीं, इतने ही क्वेश्चन है, इतने ही रखते हैं आज के क्वेश्चन फिर हम। ठीक, मिलते हैं आप सभी से, कल ऑफ है, हम डायरेक्ट मिलेंगे गाइस मंडे को। ठीक है, मंडे को हम बाकी के जितने भी हमारे पास क्या बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर भी एक बार ही देख लेने देना, कुछ रहा तो नहीं है ना। अभी और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी एक्सेल के, ऐसी बात नहीं है गाइस। ठीक है, मोस्टली सब हो गया आपका सिलेबस में ना। चलिए तो फिर ठीक है, ओके, बाय बसंत।